गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके बड़े एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, जो आगे हमने एग्जाम्पल किया उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसमें कुछ खास नई चीजें नहीं आ रही है, तो चलो इसको हम लोग थोड़ा क्विकली समझ लेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में क्या कहा है। विनायक लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया है, एक ही कंपनी का है विनायक लिमिटेड का। इक्विटी शेयर 100 रुपीज ईच फेस वैल्यू है। 80 लाख स्ट्रक्चर की वैल्यू मतलब सोर्स की वैल्यू दे दी है। देन 12% प्रेफरेंस शेयर एंड 14% डिबेंचर। तीन सोर्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 200। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 200 है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे अ करंट डिविडेंड ऑफ ₹20। देखो करंट डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम। मतलब यहां पर ग्रोथ वाला ऐड होगा। जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करते हैं वहां पर प्लस जी ग्रोथ कितने परसेंट है, 5%, वो करना पड़ेगा। इतना डिफरेंट है। तो ये इक्विटी से रिलेटेड चीज है। इसके साथ साथ एज्यूम 30% कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये टैक्स अपने को किस में काम लगने वाला है, कॉस्ट ऑफ डेट में 1 - टी वाली फॉर्मूला लगाते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल हमको ढूंढने के लिए क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब अपने को यही चीजों को कंसीडर करना है, यही वैल्यू को लेना है। द न्यू वेटेड दूसरा भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, न्यू वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ कंपनी रेज एडिशनल 40 लाख डेट बाय बोरोइंग 16% टर्म लोन। मतलब ये एक चौथा सोर्स भी ऐड हो रहा है। मतलब ये तीन तो है ही, इसके अलावा चौथा एक और ऐड हो जाएगा। तो फिर से टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जो आखिरी दो कॉलम होते हैं हमारे ये वाले, ये चेंज हो जाएगा, ये वेट वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चार पहले तीन का करना है और फिर चौथा ऐड करके चौथे का भी कर देना है, मतलब चारों को मिला के करना है। दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू 24 एंड लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज। ग्रोथ रेट अनचेंज का मतलब ग्रोथ रेट तो 5% एज इट इज रखना ही है। मतलब दो स्टेटमेंट टोटली अलग करने पड़ेंगे, उसके वर्किंग भी अपने को अलग करने पड़ेंगे। बट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल फॉल टू 160 पर शेयर। तो पहले दो स्टेटमेंट बनाना है। पहला स्टेटमेंट ये वाला एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि 3 है वो, और फिर दूसरा एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना है जिसके अंदर ये 3 तो है, प्लस ये चौथा जो लोन हम 40 लाख की ले रहे हैं उसको ऐड करके बनाना है। तो चलो जल्दी से टेबल ड्रॉ कर दो। पहले वाला स्टेटमेंट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फंड, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू या सिर्फ वैल्यू, प्रपोर्शन, वेट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट। इस तरह से टेबल ड्रॉ कर दोगे। जल्दी से टेबल ड्रॉ करो। फिर पहला नाम लिखोगे इक्विटी शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर एंड 14% डिबेंचर। वैल्यू दे दी है, देखो 80 लाख, 20 लाख, 60 लाख, तो वही चीज यहां पर लिख दी है। फिर क्या करना होता है एक बार समझ लो, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूं। ये सबका टोटल तो 80 + 20 1 करोड़ एंड 60 लाख, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख। अब वेट कैसे ढूंढेंगे, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 60 लाख। कैलकुलेटर के ऊपर 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 60 लाख, तो 50। तो लिखोगे 0.5। फिर 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 60 लाख, तो 0.12 एंड 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 60 लाख करोगे कैलकुलेटर पर तो 0.38। क्लियर, यहां तक की चीजें हो जाए फिर वर्किंग नोट करना पड़ेगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट के लिए। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की फॉर्मूला क्या आएगी, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस एक एडिशनल पॉइंट क्या आ जाएगा, जी ग्रोथ के 5%। तो डीपीएस 20 दिया हुआ है, देखो डिविडेंड
₹20 लिखा है एंड मार्केट प्राइस कितनी दी है 200 एग्जाम्पल में दिया हुआ ही है। तो देखो 20 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 प्लस ग्रोथ के 5%, तो 10% प्लस 5% यानी कि 15%, तो वो यहां पर आ जाएंगे। देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सर केपी इररिडीमेबल ही है क्योंकि रिडम्पशन का टाइम पीरियड ही नहीं दिया है, तो बहुत सिंपल केपी इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एनपीएस नेट प्रोसीड अपॉन सॉरी इनटू 100। तो डीपीएस प्रेफरेंस सर का तो परसेंटेज ही है, तो वही डिविडेंड होता है 12%, तो 12 अपॉन नेट प्रोसीड कितने के है 100, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है। मार्केट वैल्यू दी होती तो एमपीएस करना पड़ता, यहां पर नहीं है, तो नेट प्रोसीड यानी कि 100 रुपीज पर शेयर, तो 12 अपॉन 100 इंटू 100, तो 12%। एंड लास्ट केडी इट इज ऑल्सो इररिडीमेबल क्योंकि कितने टाइम के बाद रिडीम करते हैं ऐसा नहीं दिया है, तो केडी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर परसेंटेज सीधे दिए हुए है, अगर ना दिए होते तो अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ता आई अपॉन एनपी इंटू 100, पर यहां पर तो परसेंटेज देखो दिए हुए ही है 14%, तो यहां पर सीधा आर 14% इंटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स के परसेंटेज भी अपने को दिए हुए देखो, तो 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7, तो 14 इंटू 0.7 तो 9.80, तो ये यहां पर लिख देंगे, ये यहां पर। फिर क्या करना होता है, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, 15 इंटू 0.5 तो 7.5, 12 इंटू 0.12 1.44 आएगा, कैलकुलेटर पर आप देख सकते हो, एंड 9.80 इंटू 0.38, एक में देख ही लेते हैं, 9.80 इंटू 0.38 कितना आया 3.724, तो 3.72 क्योंकि थर्ड डिजिट 5 से छोटा है तो इग्नोर करेंगे, और फिर इन तीनों का टोटल। समझ में आया? चलो ध्यान से नोटबुक में इतनी चीजों को लिख दो, समझ के अच्छे से कंप्लीट करो। चलो पहला स्टेटमेंट हो गया हो, तो अभी दूसरे स्टेटमेंट में कुछ खास चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऐसा हो रहा है, देखो ये वाला पॉइंट के दूसरा बनाना है न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ कंपनी रेज एडिशनल 40 लाख डेट एट 6% टर्म लोन। तो जो तीन सोर्स है हमारे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, वो तो है ही, चौथा एक और ऐड करना पड़ेगा 16% टर्म लोन। तो देखो एक बार समझ लो फिर लिखना है आपको खुद, ये 1 2 और 3 तो थे ही, ये चौथा न्यू पॉइंट 16% टर्म लोन ऐड हो जाएगी, 40 लाख रुपीज वैल्यू भी दी है, इन तीनों की तो वैल्यू ऑलरेडी थी, तो अभी क्या करना पड़ेगा, इन सभी का टोटल। तो जो लास्ट में 1 करोड़ 60 लाख हुआ था उसमें ये 40 लाख भी ऐड हो जाएंगे, तो 2 करोड़ रुपीज ये टोटल हुआ। अब इंडिविजुअल प्रपोर्शन या वेट कैसा आएगा, तो इक्विटी शेयर का 80 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़, तो 0.40, देन 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ तो 0.10, देन 60 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ तो 0.3, एंड 40 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ तो 0.2। ये तो हमेशा टोटल 1 ही होता है। क्लियर? ये मेन चीज यहां तक हो जाए, उसके बाद आपको वर्किंग करना पड़ता है, तो यहां पर ये वर्किंग तो आपने यहां तक का तो किया हुआ ही है, देखो ये, तो ये आपको फिर से दो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ही वर्किंग करने की जरूरत रहेगी, एक ये, और दूसरा इसमें जो ये होने वाला है शेयर वाले में, ये शेयर वाले में माइनर चेंज आने वाला है, तो उसके लिए अपने को अलग से वर्किंग करना पड़ेगा, तो ये वाला, चलो एक मिनट, देखो ये दो एज इट इज रहेंगे, ये एज इट इज, एक ये चेंज होगा क्योंकि शेयर के अंदर चेंज हुआ ऐसा बोला हुआ है, अगर ना बोला होता तो वो भी ये ऊपर वाला ही हम एज इट इज ले लेते, तो ये दो जो है वो रिपीट होंगे यहां पर, तो इसके लिए वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ टर्म लोन यही फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि थोड़ा अलग हो रहा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, तो डीपीएस डिविडेंड पर शेयर ये फोर्थ वाले में ऐड हो जाने के बाद क्या हो रहा है, देखो डिविडेंड पर शेयर कितना बोला है 24, तो यहां पर हम लिखेंगे 24, मार्केट प्राइस कम होके कितनी हो रही है वो भी दिया है, देखो इक्विटी शेयर फॉल टू 160, तो डिवाइडेड बाय 160,
इंटू 100 एंड ग्रोथ रेट अनचेंज ऐसा बोला हुआ है तो वो भी हमने लिखा था, देखो अनचेंज मतलब 5%, तो प्लस 5, तो 24 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100 यानी कि 15% प्लस ग्रोथ के 5%, तो कितने हो जाएंगे 20, वो लिख देंगे। एंड टर्म लोन की डी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, टर्म लोन के परसेंटेज तो दिए हुए ही है, 16% की थी लोन, तो 16% इंटू 1 माइनस टी टैक्स 0.30 वो भी दे दिया है, तो 16 इंटू 1 माइनस 0.30, तो 16 इंटू 0.7 तो आएगा 11.20। क्लियर, ये लिख दिया बस, ये दो माइनर चेंज, वो भी इक्विटी में तो बोला है कि डिविडेंड पर शेयर चेंज हो रहा है और मार्केट प्राइस पर शेयर चेंज हो रही है, इसलिए ना बोला होता तो इसमें भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी, वो ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो लिखा वही ले लेते। अब ये दो टेबल का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये मिल जाएगा 20 इंटू 0.4 तो 8% आएंगे, 12 इंटू 10 तो 1.20, 9.80 इंटू 0.3 एंड 11.20 इंटू 0.2, तो ये मिल जाएगा और फिर ये सभी चारों के चार का टोटल करना है। समझ में आया? आगे किया वही है, समझ में तभी नहीं आ सकता या ऐसा लग सकता है कि सर आपने स्पीड में भगा दिया, वो तभी हो सकता है जब आगे के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस ना की हुई हो। तो अगर इसमें कंफ्यूजन लगे तो आगे के एग्जाम्पल को पहले फिर से करो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हमने स्पीड में नहीं किया, इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्लो किया है। आगे जो चीज आ चुकी है वही की वही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिपीट करनी है। अब ये एग्जाम्पल आप लोग अभी कंप्लीट करोगे और उसके जैसा ही ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये आपको अभी होमवर्क है, बट अभी के अभी ही आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इसमें भी देखो 3 दिया हुआ है और एक ये बनाना है, और फिर चौथे के लिए एडिशनल बोरोइंग हो रहा है 10 लाख 14% इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। तो इसमें भी पहले 3 सोर्स से बनाओगे और फिर चौथा सोर्स ऐड हो रहा है, और चौथा सोर्स ऐड हो रहा है तो यहां पर जो शेयर है उसकी वैल्यू में थोड़ा चेंज दिया हुआ है, तो जो अभी हमने किया बिल्कुल वैसा ही है। आप पहले खुद ट्राई करोगे, इन केस ऑफ कंफ्यूजन ओनली आप सॉल्यूशन में चेक करोगे, और उसके बावजूद भी ना समझ में आए, जो कि होना नहीं चाहिए, ना समझ में आए तो पहले तो आगे वाले एग्जाम्पल को फिर से समझो, और उसके बावजूद भी ना समझ में आए तो मुझे पूछो, बराबर। पर एग्जाम्पल 6 कंप्लीट करो और एग्जाम्पल नंबर 7 भी अभी कंप्लीट करना है। डन, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। आई थिंक सब लोगों का एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर हमारे इस लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और इसी तरह के सभी एक्सीलेंट सेशन सारे लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं सभी सब्जेक्ट के, वो आपको मिलेंगे हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे। और अगर आप हमारे क्लास के ऑफलाइन मोड ऑनलाइन लाइव मोड में भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लोवेस्ट फीस में बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।